हम लोगों के साइंस के टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही प्यारा सा एंटरटेनिंग सा चैप्टर है ऑब्जर्विंग स्पेस एंड टेलीस्कोप। ये वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब तुम 10th क्लास में आओगे ना, तो अगेन तुम्हारी साइंस 2 में और साइंस 1 में जो तुम्हारा आखिरी चैप्टर है, ठीक है, वो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी ही है। साइंस 1 की टेक्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर स्पेस टेक्नोलॉजी ही है। तो खैर उस टाइम में हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्पेस टेक्नोलॉजी से पहले स्पेस वाली दुनिया की बातचीत लोगों के बीच में शुरू कैसे हुई, कैसे ये सारा काम हुआ, इस पर हम लोग अभी बातचीत करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है स्पेस, इसको अभी आपको इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं समझना है या फिर इन द टर्म्स ऑफ मैथ्स नहीं समझना है कि मैम स्पेस का मतलब होता है जगह, ऐसा नहीं। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आखिर स्पेस का मतलब होता क्या है, ये हम लोगों को अभी यहाँ पे समझने की नीड है। तो देखो, दो टर्म्स हैं आप लोगों के पास। एक टर्म है स्काई और दूसरा टर्म आप लोगों के पास जो यहाँ पर है वो है स्पेस। अब यहाँ पे भी वर्ड है स्काई और ये जो दूसरा वर्ड है स्पेस, इस दोनों के बीच का तुमको डिस्टिंग्विश समझना है कि आखिर आप स्काई किसे कहते हो और आखिर आप स्पेस किसे कहते हो, ये आपको समझना है। ठीक है, अच्छा, ओके। अब देखो, स्पेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट हर चीज़ को आप स्पेस कहते हो। अगर उसमें स्टार्स हैं तो आप उसे स्पेस कहोगे, वहाँ पे सन है, प्लैनेट्स है, तो आप उसे स्पेस कहोगे। हर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। लेकिन हम हर चीज़ को स्काई नहीं कहते, है ना। हर चीज़ को आप स्काई के अंतर्गत काउंट नहीं करते। स्काई फिर किसे कहते हैं? स्काई बेसिकली वो जगह है, वो रीजन है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों की क्या है, सनलाइट है, वेयर देयर इज सनलाइट। ठीक है, वेयर देयर इज सनलाइट। अब जैसे हम लोगों के लिए हमारे अर्थ में, अर्थ के एक सर्टेन किलोमीटर्स तक क्या है, सनलाइट है, बराबर। तो हम उस रीजन को कहेंगे आप लोगों का क्या, आप लोगों का स्काई। अब हो सकता है किसी और पर्टिकुलर प्लैनेट में वहाँ भी सनलाइट हो एक सर्टेन हाइट तक, एक सर्टेन रीजन तक, तो वो लोग उस सर्टेन हाइट या उस सर्टेन रीजन जहाँ तक उन लोगों को सनलाइट दिख रही है, ठीक है, वो लोग उस प्लैनेट वाली जगह को अपना खुद का स्काई कहेंगे। तो स्काई इज़ द रीजन, ठीक है, बराबर। स्काई इज़ अ रीजन वेयर यू फाइंड गैसेस, वेयर यू फाइंड सनलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अच्छा, और उसके बियॉन्ड जहाँ पे ये सनलाइट नहीं होती, जहाँ पे हमारा ये सनलाइट वाला रीजन ख़त्म हो जाता है, उसके बियॉन्ड वाली जगह को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। और अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्पेस की पढ़ाई शुरू हुई। पुराने ज़माने में लोग मानते थे चांद, तारे, सूरज, ये सब हम लोगों के भगवान हैं और अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स को भगवान माना जाता था अलग अलग धर्म में। डन, अब भी माना जाता है। बट बियॉन्ड दिस, ये सारी चीज़ों के अलावा कई ऐसे लोग थे जिन लोगों का ये मानना था दे आर समथिंग एल्स अदर देन द गॉड एंड गॉडेसेस। उन्हें लगता था ये कुछ अलग है, ठीक है। वो लोग स्टार्स को जब देखते थे तो स्टार्स में उनको बहुत सारे पैटर्न्स दिखते थे, जो कि आपने भी पढ़ा होगा, सप्तऋषि वगैरह वगैरह, है ना। कहीं बेयर दिखता है आपको, कहीं आपको ऐसा क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी जैसा आपको कुछ दिखता है। तो वो लोग स्टार्स की पोजीशंस को देखते थे, मून के अलग अलग फेजेस को देखते थे कि कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी ईद वाला मून होता है। फिर वो ये देखते थे कि सूरज की भी देखो पोजीशनिंग बदलती है ना। सुबह के वक्त सूरज ऐसा रहता है, आफ्टरनून में एकदम हमारे सर के ऊपर रहता है और धीरे 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 वेस्ट की तरफ डूबना शुरू करता है। फिर इस सूरज के डूबने वाले साइकिल को देखकर उन लोग क्या करते थे, घड़ी उन्होंने शुरुआत की। घड़ी इन द सेंस टाइम, वो लोग एस्टिमेट करते थे, बराबर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी पुराने ज़माने से, कई पुराने ज़माने से लोग स्काई को लेकर काफ़ी क्यूरियस थे। तो एक्चुअली एक हमारे साइंटिस्ट रह कर गए, गैलीलियो गैली,
इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने सोचो 1608 मतलब आज से लगभग आपके 415 साल पहले उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया। दुनिया का पहला टेलीस्कोप किसने बनाया है? गैलीलियो गैलीली, है ना। और इस टेलीस्कोप को उन्होंने किस काम के लिए यूज़ किया? स्पेस को देखने के लिए। पहले देखो, लोगों को ना अर्थ से सिर्फ और सिर्फ स्टार्स दिखते हैं। अभी जैसे तुम रात के वक्त अगर ऊपर जाओगे अपने छत पर और अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्टार्स दिखेंगे। बट क्या हम लोगों के स्काई में सिर्फ और सिर्फ स्टार्स हैं? नहीं। हम हमारी नेकेड आई से सिर्फ और सिर्फ स्टार्स देख सकते हैं, बट इट डजंट मीन्स कि हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ स्टार्स हैं। हम लोगों को उन्होंने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में मून्स हैं। किसके? वो चंद्रमा जिसे हम रोज़ रात को देखते हैं वो नहीं, हमारा जो प्लैनेट जुपिटर है उस जुपिटर प्लैनेट के मून्स। जैसे अर्थ का मून है जो हमें दिखता है, वैसे ही अदर प्लैनेट्स हैं जो हमें नहीं दिखते, उन प्लैनेट्स के भी मून्स हैं। ठीक है। उन्होंने ये देखा कि सूरज के ऊपर काला एक धब्बा है। हमें ज़मीन से कैसा दिखता है सूरज? एकदम ऑरेंज ऑरेंज चमकता हुआ, बट एक्चुअल में सूरज के ऊपर क्या है? स्पॉट है। और ये जो पहली डिस्कवरी गैलीलियो गैलीली ने की, जो कि इनको आपको नाम इनको याद रखना है, ये स्पेस साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा बूस्ट लेकर आया। क्योंकि इसके बाद लोग बहुत ही आसानी से अपने घरों की छतों से, खिड़कियों से आराम से वो क्या कर पा रहे थे? स्पेस को देख पा रहे थे। वो लोग स्पेस की रिसर्च कर पा रहे थे और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्पेस से रिलेटेड हमको क्या हो रही थी? मिल रही थी, है ना। बराबर, ओके। लेकिन द डाउट इज़ कि मैम जिस तरीके से हम मून देख सकते हैं, जिस तरीके से हम सन को देख सकते हैं, हम सारे प्लैनेट्स या सारी चीज़ें जो हमारे स्पेस में हैं, राइट, वो हम क्यों नहीं देख सकते? तो देखो, इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। या तो वो इतने ज़्यादा हमसे दूर हैं, इतने ज़्यादा हमसे दूर हैं कि हमारी आँखें उन तक क्या नहीं कर पा रही हैं, पहुँच ही नहीं पा रही हैं, हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं। डन। या और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है, हमारी आँखें। हमारी आँखों की एक सर्टेन लिमिटेशंस है। तुम्हें पता होगा कि हमारे कानों की भी एक सर्टेन लिमिटेशन है। हमारी कान 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड नहीं सुन सकता है, राइट। हमारे कानों की लिमिटेशन है। वैसी हमारी आँखों की लिमिटेशन है कि हम वही चीज़ देख पाते हैं, वही वेव्स देख पाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम महसूस कर पा रहे हैं अपने आजू बाजू, जिनकी वेवलेंथ। अच्छा, अब ये वेवलेंथ नामक चीज़ क्या है? ये जब आप हायर क्लासेस में आओगे ना, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे वेवलेंथ में। हम उन्हीं वेव्स को देख पाते हैं जिन चीज़ों की वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करती है। देखो, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ्स होती है, अलग अलग प्रकार की वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ्स होती है। जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज, इनकी देखो अलग अलग वेवलेंथ है। हाँ, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? आप लोगों के रेडियो वेव्स की। अगर मैं तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम सेट कर रही होती और मुझे अगर पेपर सेट करना होता तो मैं पता है क्या क्वेश्चन देती? मैं ये देती कि आप अलग अलग टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को आप अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वॉट एवर। ठीक है। तो इसमें देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप की रेडिएशंस हैं। हमारे पास टोटल 7 प्रकार के रेडिएशंस हैं, बराबर। अच्छा, उसमें भी हमको ये पता होना चाहिए कि रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। इसीलिए जो दूर दराज के इलाके होते हैं, जहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, जहाँ नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है कंपनीज़ का, तो वहाँ पे पता है वो लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं जो रेडियो वेव्स के थ्रू ऑपरेट होती हैं। स्पेशली आप लोगों की आर्मी वगैरह वाले, क्योंकि इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक भी क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये वेवलेंथ का ऑर्डर रटिए, मतलब वैल्यू रटिए, लेकिन आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम माइक्रो की, उससे कम इंफ्रा की, उससे कम विजिबल की, उससे कम अल्ट्रा की, उससे कम एक्सरे की और सबसे कम गामा की।
पेपर में आ सकता है ये चीज़, है ना। अब लेकिन हमारी ह्यूमन आइज़ इनमें से कौन सी वाली वेव को देख सकती है? ये जितनी भी प्रकार की आपको वेवलेंथ दिख रही है, अभी जिस कमरे में तुम बैठे हो तो उस कमरे में बहुत सारी वेव्स हैं। तुम्हारे घर में टावर में जो आजू बाजू टावर्स लगे मोबाइल फ़ोन्स के, उनसे सिग्नल्स आ रहे होंगे, वो वाली वेव्स हैं वहाँ पे। बट तुम उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या देख पा रहे हो? तुम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देख पा रहे हो? विजिबल देख पाते हो। हमारी जो आईज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या देख पाती हैं? विजिबल रेडिएशंस देख पाती हैं। कोई भी चीज़ जिस वेव की वेवलेंथ विजिबल की रेंज में होगी, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की, हम वो सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। 400 से छोटी वाली और 800 से बड़ी वाली हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे केस में हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जो कि विजिबल रेडिएशंस के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है, और उसको हमने कहा ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो कि नॉर्मल मिरर से बनाया जाता है और जो नॉर्मल लेंसेज से बनाया जाता है। और उसका यूज़ क्या होता है कि स्पेस से आने वाली रेडिएशंस को हम क्या कर सकें, देख सकें। लेकिन क्या मैडम स्पेस से हमेशा विजिबल रेडिएशंस ही आएंगे क्या? नहीं, स्पेस से हमेशा विजिबल रेडिएशंस नहीं आते। स्पेस के पास से अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस आते हैं। तो वो जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन स्पेस में से आते हैं, उनको देखने के लिए हमें हमारी आँखों को एक अलग प्रकार का टेलीस्कोप चाहिए। तो ऐसे केस में एक्स रे वाले टेलीस्कोप, गामा रे के टेलीस्कोप, रेडियो के टेलीस्कोप, ऐसे अलग अलग टेलीस्कोप बनाए जाते हैं ताकि उन रेडिएशंस की हम डिटेल स्टडी कर सकें। ठीक है, जिसमें से एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में आपको यहाँ पे क्या किया है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जरा देखते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये जो आपको रे डायग्राम दिख रहे हैं ना, ये रे डायग्राम आप लोगों को अभी कैसे आए हैं ये नहीं समझेगा। जब आप 10वीं कक्षा में आएंगे, एक लेंस नामक एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। जब आप उस लेंस वाले टॉपिक को पढ़ोगे, उसके बेसिक नियम कायदे पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओ ऑप्टिकल टेलीस्कोप में जो ये डायग्राम अभी मैं 9th में पढ़ रहा हूँ, ये कुछ ऐसे थे। अदरवाइज़ अभी समझ में नहीं आएगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये डायग्राम्स को याद रखना है कि रे इधर आ रही है, ऐसे कट करिए, वैसे कट करिए। पेपर में बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है, बट इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको कब मिलेगी, जब आप 10th क्लास में लेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से यार ये चैप्टर अगर रखना ही था तो 10th क्लास में रखना था, क्योंकि बिना नियम कायदे के लेंस के आप ये कैसे बनाओगे, खुद सोचो। ठीक है, खैर बातचीत करते हैं। तो इसमें ये बताया है कि जब ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाया जाता है तो 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ना। आप जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट, देखो 2 टाइप की लेंस, तो एक टाइप की तो डेफिनेटली होती है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है स्पेस से आने वाली, ठीक है, क्या, लाइट्स को कलेक्ट करना। तो जितनी बड़ी ये लेंस होगी उतनी ज़्यादा आपको लाइट अंदर आती हुई मिलेगी टेलीस्कोप की। उसके बाद पीछे में होती है एक सेकंड लेंस, ठीक है, ये मान लेते हैं आप लोगों की फर्स्ट लेंस, और ये हो गई आपकी सेकंड लेंस। सेकंड लेंस जो होती है वो छोटी होती है ऑब्जेक्टिव के कंपेयर में। इसका काम क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने अंदर लाइट को भेजा है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्टिव ने लाइट को स्पेस से कलेक्ट किया है, ये आईपीस, ठीक है, ये उसकी क्या करता है, इमेज तैयार करता है। तो 2 प्रकार की लेंस तो मिनिमम आपके ऑप्टिकल या किसी भी टेलीस्कोप में होती है। एक लेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस ऑब्जेक्ट और दूसरी वाली लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसका काम क्या होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को कलेक्ट कर सके जो कि हेवनली ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, यूज़ है, पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और जो ये अंदर लाइट आई, बहुत सारी लाइट आई, उस लाइट से इमेज भी तो बनानी पड़ेगी ना, बराबर, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज भी तो बनानी पड़ेगी। तो आईपीस का काम क्या होता है, प्रोड्यूसेस ए लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स, ठीक है, जो लाइट ऑब्जेक्टिव ने कलेक्ट की, ठीक है, बराबर, कलेक्टेड बाय दी ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव ने कलेक्ट की, उस कलेक्टेड लाइट की एक इमेज तैयार करना,
ये यूज़ होता है किसका? आप लोगों के आईपीस का, ठीक है, बराबर, ओके। एंड जब आप 10th में आएंगे ना, अगेन आपको एक वहाँ पे चैप्टर है। क्या चैप्टर है? चैप्टर ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक बेसिकली फिनोमेना है। जैसे छोटी कक्षा में आपने रिफ्लेक्शन ये वर्ड सुना होगा, वैसे रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, तो अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, मान लेते हैं हवा में लाइट है, और फिर बाद में आप उस लाइट को बोल रहे हो कि जाओ लाइट तुम पानी में ट्रैवल करो, तो पानी में आने से क्या हो जाएगा? लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब लाइट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है, लाइट अपना वो डायरेक्शन क्या कर लेगी? चेंज कर देगी। तो क्या होता है? लाइट स्पेस से आ रही होती है, स्पेस में कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, और जैसे ही वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, हवा आ जाता है, उसका मीडियम चेंज हो जाता है, तो वो जो लाइट आ रही होती है ना, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है? यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना होता है। सो इसीलिए इन पर्टिकुलर टेलीस्कोप्स को आप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम चाहते हैं कि हमको जो डिस्टेंस से जो लाइट रेज आ रही हैं, है ना, ये लाइट रेज से हमें एक अच्छी इमेज मिले, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है? लाइट्स को कलेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आपको क्या बनाएं? आप बड़े से बना ऑब्जेक्टिव बनाएं। और आप जो बना मतलब आईपीस लेते हैं, वो आईपीस आपका क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा होना चाहिए। तो ट्रू और फॉल्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव को छोटा रखना चाहिए, है ना, ओके। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव होता है और ये जो आईपीस होता है, इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस रखा जाता है ना। इन दोनों के बीच में क्या रखा जाता है? एक सर्टेन डिस्टेंस मैनेज करके रखा जाता है, एक सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन गैप रखा जाता है, ठीक है। ये जो गैप यहाँ पे रखा जाता है आप लोगों के टेलीस्कोप के बीच में, इसी गैप के थ्रू आप डिसाइड करते हो कि आपका टेलीस्कोप कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। अगर और ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे, है ना, तो क्या होगा? टेलीस्कोप की लंबाई और बढ़ जाएगी। अब देखना, एक चीज़ है कि जब ये इमेज बनती है, लेंसेज जब इमेज बनाती हैं, तो इसमें आपको कभी भी क्या नहीं मिलता है? कलर्स प्रॉपर नहीं दिख पाते। आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब पिंक कलर है तो आपको फैला फैला फटा फटा कलर दिखेगा, कुछ गड़बड़ दिखेगी कलर्स के साथ, ठीक है। तो जब भी लेंस कलर बनाते हैं तो लेंस के बनाए हुए कलर में गड़बड़ होती है, और इसी गड़बड़ को फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है क्रोमैटिक एब्रिएशन। सो ये यहाँ से पेपर में 1 मार्क के लिए आपके टीचर्स आपको डिफाइन पूछ सकते हैं कि क्रोमैटिक एब्रिएशंस आखिर किस बला का नाम है, क्रोमैटिक एब्रिएशंस हम किसे कहते हैं, वो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम तो चाहते हैं कि हमको कलर अच्छा दिखे, प्रॉपर तरीके से विजिबल हो, कुछ गड़बड़ ना हो। तो ऐसे केस में हम लोगों ने लेंसेज को हटाया और हमने बोला कि चलो अब हम टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कॉनकेव मिरर्स का, ठीक है। अच्छा, और जब आप किसी पर्टिकुलर टेलीस्कोप में इस तरीके से मिरर्स का प्रयोग करने लगते हो, है ना, बराबर, तो ऐसे टेलीस्कोप्स को कहा जाता है रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखो, रिफ्रैक्टिंग जो था टेलीस्कोप ऊपर वाला, उसकी दिक्कत क्या थी? क्रोमैटिक एब्रिएशंस। और ताकि क्रोमैटिक एब्रिएशन ना हो, हमें इमेज क्लियर दिखे, इसके लिए हमने उन लेंसेज को रिप्लेस कर दिया मिरर से, और ताकि हमें एक अच्छी इमेज मिले। और ऐसे टेलीस्कोप में जिसमें आपने मिरर यूज़ किया है, राइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। इनमें कोई एरर नहीं होती है, ठीक है, बराबर, ओके। और इन टेलीस्कोप का आप यूज़ करके दूर दूर तक के स्टार्स, गैलेक्सीज, इन सबको आप देख सकते हो, जो कि आप अपनी नेकेड आइज से देख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। अब देखो, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स है जिनमें हमने मिरर का यूज़ किया है, ये होते हैं 2 प्रकार के।
एक को हम लोग कहते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये रिफ्रैक्टिंग है कि रिफ्लेक्टिंग है? ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या है, एक पार्ट है। एक होता है कैसेग्रियन टेलीस्कोप, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग है कि रिफ्रैक्टिंग है? ये भी आप लोगों के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, बराबर। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं न्यूटोनियन और दूसरे को कहते हैं कैसेग्रियन। अच्छा ठीक है मैडम। अब देखो पेपर में इसमें से आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ड्रॉ करने का। हो सकता है कि आपके टीचर आपको शॉर्ट नोट भी पूछ ले, तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम से पहले इस पर्टिकुलर डायग्राम की बहुत अच्छे तरीके से क्या करके रखना, तैयारी करके लेकर जाना। ठीक है, ओके। अब देखो, चाहे आप न्यूटोनियन टेलीस्कोप यूज़ करो, चाहे आप कैसेग्रियन टेलीस्कोप यूज़ करो, दोनों में जो मिरर इस्तेमाल होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। दोनों में ही जो मिरर इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, लेकिन मैम फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखो न्यूटोनियन वाले टेलीस्कोप में हो क्या रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, आपके कॉनकेव मिरर को आके टकरा रही है, टकराने के बाद यहाँ वापस जा रही है, लेकिन उसके वापस जाने वाले रास्ते में हमने एक प्लेन मिरर को रख दिया। आपके घरों में, बाथरूम्स में, अलमारियों में जो कांच होता है ना, उस कांच को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली लाइट यहाँ से भी आ रही है, ये वापस टकरा के जा रही है, तो हुआ क्या कि ये वाली लाइट प्लेन मिरर से टकराने के बाद ऊपर चली गई, ये वाली लाइट भी प्लेन मिरर से टकराने के बाद ऊपर चली गई, है ना, परपेंडिकुलर ऊपर गई, है ना, टॉप पे गई। और यहाँ पे हमने हमारा आईपीस रखा है जिसमें इमेज बनती है और हमको एक बड़ी बड़ी इमेज देखने को मिलती है। परंतु अब देखो, यहाँ से भी लाइट आ रही है, टकरा के किस पे गई, यहाँ पे टकरा के कॉनकेव मिरर में गई। सोचो, हमने यहाँ पे जिसको रखा है, यहाँ पे हमने किसको रखा है, प्लेन मिरर को रखा है। लाइट जो टकरा रही है वो किससे टकरा के जा रही है, प्लेन मिरर पे टकरा रही है। ठीक है, मतलब पहले लाइट आई, कॉनकेव मिरर को टकराई, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, बराबर। रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन टकराई प्लेन मिरर से। लेकिन जब हम कैसेग्रियन टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं तो देखो यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। ये डिफरेंस है, यानी कि न्यूटोनियन में आप कॉनकेव और प्लेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हो, और जब आप कैसेग्रियन की बात करते हो तो कैसेग्रियन में आप पहले इस्तेमाल करते हो कॉनकेव, और जब दोबारा टकराने की बारी आती है तब आप यूज़ करते हो कॉन्वेक्स, है ना। अच्छा, ओके। और जब आप न्यूटोनियन की बात करते हो तो न्यूटोनियन में जो इमेज बनती है, बराबर, वो आपको कहाँ मिलती है, आपके टेलीस्कोप की एक्सिस के परपेंडिकुलर मिलती है। मतलब टेलीस्कोप अगर ऐसा है तो ऊपर की तरफ आपको कहीं मिलेगी या नीचे की तरफ मिलेगी, बट परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर मिलेगी। लेकिन अगर आपने कैसेग्रियन टेलीस्कोप लिया तो इमेज आपको कॉनकेव के पीछे मिलेगी। मतलब जो आपका कॉनकेव मिरर था, उस कॉनकेव मिरर में यहाँ पे होल कर दिया जाता है, उसके से लाइट पीछे की तरफ जाती है और आप लोगों को कहाँ पे मिलता है, बैक ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे मिलता है। ये डिफरेंस होता है न्यूटोनियन और आपके कैसेग्रियन टेलीस्कोप के बीच में। ठीक है, तो खैर हमारे इंडिया के एक टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे इमेज दी हुई है कि उसमें जो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया है उसके मिरर का डायमीटर 2 मीटर्स है ना। अच्छा, और हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है उसका डायमीटर भी 3.6 है, और वो कहाँ पे है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, नैनीताल में है। और बल्कि ये पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ये एक जीके इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको डेफिनेटली पेपर में क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। ठीक है, इवन हमने अभी जो पढ़ा ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से ट्रू और फॉल्स आ सकता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपको पूछा जा सकता है। बताओ ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, फिर ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे आप एक छोटे बच्चे हो तो आप ये पढ़ते हो ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो वैसे ही जब आप बड़े हो जाओगे और बड़े हो जाओगे तो और बड़े वाले केस में क्या होगा, और नई नई यूनिट्स आप लोगों की लाइफ में आएंगी।
सिर्फ इतनी सी यूनिट्स आपकी लाइफ में आएंगी ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही वन ऑफ द यूनिट आपकी लाइफ में जो आने वाली है वो है नैनोमीटर। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और एक पिकोमीटर 10⁻⁻12। तो ये चीज़ भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, राइट, ओके। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने आधे से ज़्यादा इसको क्या कर दिया है, आप लोगों का ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है ना। अब हम लोगों को बस एक ही चीज़ पढ़नी है, रेडियो टेलीस्कोप, और उस रेडियो टेलीस्कोप का या किसी और टेलीस्कोप का हम अपने डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये वाली चीज़, दैट्स ऑल, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये चैप्टर 2 दिन का भी नहीं है मुश्किल से, खैर ये हो जाएगा। बट अभी पेपर में देखो क्या आ सकता है, जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पर आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो देखो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है, आपको कलर एब्रिएशंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, आपके कलर्स में गड़बड़ियाँ होने लगती हैं। तो इस चीज़ से उभरने के लिए आपने क्या किया, तो इस चीज़ से उभरने के लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स बनाया, जिसमें हमने लेंस को हटा के मिरर्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया, कॉनकेव मिरर्स का, ठीक है। तो ये आंसर आप लर्न करो। फिर बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ टेलीस्कोप कैन बी मेड यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ करके आप कौन सा टेलीस्कोप बना सकते हो। तो देखो कॉनकेव मिरर प्लस प्लेन मिरर, इसका उपयोग करके क्या बना सकते हैं, न्यूटोनियन। और अगर हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन कर दें तो कैसेग्रियन मिल जाएगा। और अगर सिर्फ लेंस का यूज़ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकल मिल जाएगा। तो ये भी आंसर भी आज लर्न कर सकते हो, है ना। फिर तुमसे पूछना है कि ये जो ऊपर आपको फिगर दिया है, ये पर्टिकुलर फिगर आपके किस टेलीस्कोप का। तो देखो ऊपर में इमेज बन रही है, इसका मतलब ये कौन सा है, आप लोगों का न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। ये इसका पहला पार्ट हो गया। बोल रहा है कि इसके मेन पार्ट्स को लेबल करो। तो लेबल इन द सेंस ये होता है कि आपको जो ओरिजिनल डायग्राम दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, इसमें कौन सा आई पीस है, कौन सा कॉनकेव है, कहाँ लाइट सोर्स है, कहाँ प्लेन मिरर है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या करनी है, लेबल करनी है, ठीक है। फिर बोल रहा है विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज़। आपने जो ये टेलीस्कोप बनाया है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो आपने बनाया है, ये पर्टिकुलर न्यूटोनियन टेलीस्कोप आपका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कौन से मिरर हो रहे हैं। तो न्यूटोनियन में हम लोग एक कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, प्लस हम लोग आपका प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अदर टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूजेज अ कर्व्ड मिरर। इसका एक और नाम बताओ जो इस तरीके का कर्व्ड मिरर यूज़ करता हो। तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा कैसेग्रियन। वर्किंग एक्सप्लेन करनी है तो वो आप लोगों को ऑलरेडी टीचर ने लिखवा के दिया होगा कि सोर्स से एक लाइट आ रही है, कॉनकेव के पे टकरा रही है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन मिरर से एक और बार रिफ्लेक्ट होती है और ऊपर बनती है, बस उतना सा। ये आंसर आप याद कर सकते हो, है ना, ये वाला आप आंसर याद कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड जो बाकी की आंसर मार्किंग है या बाकी का जो चैप्टर पढ़ना है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस डिस्कशन को